गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हमारा, तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण। तो मैंने कल आपको इतना पढ़ा दिया है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, ये वाला चैप्टर है। 5 पॉइंट अपना पहला टॉपिक चल रहा था डोबेराइनर के त्रिक। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर के समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। क्या कहा डोबेराइनर ने? उनको त्रिक कहा। तीन तत्व खोजे। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए। लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम, ठीक है, ये तीन तत्व हैं जो खोजे गए, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, लिथियम का 6.9 और सोडियम का 23.0 और पोटेशियम का 39.0 है। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है? सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? निम्न सारणी 5.1 में तीन तत्वों के कुछ समूह दिए गए हैं। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक बताता है? तो देखिए, पहले तो इसमें याद रखने योग्य जो चीज़ है वो है लिथियम का 6.9 परमाणु द्रव्यमान होता है, 6.9, और सोडियम का होता है 23.0, पोटेशियम का होता है 39.0। ये दिए गए हैं देखो। समूह ए के तत्व है, तो नाइट्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 14, ठीक है। पी से फास्फोरस का होता है 31.0, आर्सेनिक का होता है 74.9। ये सभी परमाणु द्रव्यमान हैं, ठीक है। परमाणु एक ही होता है, इसके आगे कोई भी अणु, कोई भी नंबर नहीं लगता, ये अकेले ही होते हैं। जैसे एन से नाइट्रोजन, तो 14 परमाणु द्रव्यमान है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के जो आता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। हर परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर जो आता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार कैल्शियम का होता है 40.1, और ये एस आर का होता है 87.6, बेरियम का होता है 137.3, क्लोरीन का होता है 35.5, और ब्रोमीन का होता है 79.9, और आयोडीन का होता है 126.9। तो ये परमाणु द्रव्यमान दिए गए। आप देखेंगे कि समूह बी तथा समूह सी डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं। समूह बी और समूह सी क्या बनाते हैं? डोबेराइनर त्रिक। कैल्शियम, एस आर, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं। डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सकते थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। ये रहे जे.डब्ल्यू. डोबेराइनर, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। कौन थे ये? 1780 से 1849 तक इनका कार्यकाल रहा है। मतलब डोबेराइनर के त्रिक थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एस.आर. इसको श्रेणिक, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डोबेराइनर के त्रिक थे। इन्होंने ये खोजा था, लेकिन ये प्रामाणिकता के साथ बता नहीं पाए, इसलिए ये सफल नहीं हुई, इनकी बात सफल नहीं हो पाई। ये थे जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर ने जर्मनी के मुन्सबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद स्ट्रासबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। जे.डब्ल्यू. डोबेराइनर 1780 से 1849 तक इनका कार्यकाल रहा है, और ये औषधि रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर थे। जेना विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की, रसायन शास्त्र का अध्ययन किया स्ट्रासबर्ग में, और जर्मनी के मुन्सबर्ग से ये थे, ठीक है। औषधि विज्ञान की पढ़ाई की इन्होंने जर्मनी के म्यून्सबर्ग से। तो इन्होंने ये त्रिक बनाए थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और श्रेणिक, और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये त्रिक बनाए थे। और इन्होंने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। तो कौन थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना? जे.डब्ल्यू. डोबेराइनर। ये जे वुल्फगांग डोबेराइनर 1817 में जर्मन रसायनज्ञ। जे.डब्ल्यू. डोबेराइनर। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत।
5.1.2 दूसरा टॉपिक आ गया है। डोबेरेनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनों को तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत उन्होंने देखा सभी परमाणुओं अणुओं के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए उन्होंने न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत बनाया। 1866 में बनाया था अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने। तो उन्होंने क्या बताया, सभी परमाणु द्रव्यमान को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, फिर उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व मतलब हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम तक इन्होंने किया। इन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक समाप्त की। इन्होंने इतने तत्वों की खोज की थी, ठीक है, आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक ये थे। तत्वों के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की है। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत माना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में अधिक समानता है। न्यूलैंड्स का अष्टक के मूल रूप का एक भाग सारणी 5.3 में दिया गया है। ये देखिए, सा रे गा मा पा धा नी। इन्होंने जो अपने तत्व खोजे थे उनको सारे गामा पा धा नी संगीत के सुर से मैच किया तो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहलाया। इन्होंने म्यूजिक से इसको रिलेट किया, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो इन्होंने कौन कौन से तत्व खोजे थे वो देखते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन, कोबाल्ट तथा निकल, कॉपर, जिंक, वाई, इनियम, आर्सेनिक, सीरियम, ब्रोमीन और ये आरबी, एसआर, सीई तथा लिथियम और जेडआर, ये इन्होंने खोजे थे। तो ये याद रखना कि न्यूलैंड्स ने कौन कौन से ये न्यूलैंड्स के अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक, इन्होंने ये खोजे थे तत्व। सारे गामा पा धा पा, सारे गामा इस रूप में, सारे गामा डोरे, सारे गामा पा धा नी, डोरे मी फा सो ला टी। इन्होंने अपने लैंग्वेज में ये बनाया था। क्या आप संगीत के सुरों से परिचित हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। पाश्चात्य संगीत में लोग इन सुरों को ऐसे उपयोग करते हैं, डो रे मी फा सो ला टी। तो ब्रिटिश जो इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर संगीत के सुरों को इस रूप में ध्यान देता है, इस रूप में पढ़ते हैं वो, सारे गामा पा धा नी को डो रे मी फा सो ला टी। इस सुर के स्केल पूर्ण टोन और अर्ध टोन आवृत्ति अंतराल से अलग किए गए हैं। इन सुरों का उपयोग कर कोई संगीतकार संगीत की रचना करता है। स्पष्ट है कि कुछ सुर बार बार दोहराए जाते हैं। प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है तथा अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। तो ये याद रखने की चीज़ है कि अंग्रेजों ने संगीत के सुरों को कैसे याद किया था, और हम लोग करते हैं सारे गामा पा धा नी और वो करते हैं डो रे मी फा सो ला टी। सारे गामा पा धा नी, डो रे मा फा सो ला टी, डो रे मी फा सो ला टी। वो खा लो, अब काली मिर्च अदरक। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक क्या लिखा है, ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। तो जो भी 8वां तत्व आता था उसका पहले से नहीं मिलता था। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिसके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। अपनी सारणी में इन तत्वों को, तो न्यूलैंड्स ने कितने तत्व खोजे, 56 तत्व, ठीक है, इनको याद रखना। अपनी सारणी में इन तत्वों को संबंधित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। क्या आप
सारणी में उसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं। ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में है तथा उन्हें एक साथ इसी स्तंभ में रखा गया जिसमें फ्लोरीन, देखिए कोबाल्ट तथा निकल को एक में ही रखा है इन्होंने, वही बात बता रहे हैं। और ये कौन से वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश थे। ये अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन ल्यूडेंस हैं। 1866 में इन्होंने 56 तत्वों की खोज की थी, अंग्रेज वैज्ञानिक। तो क्या हुआ, 56 तत्व खोजे इन्होंने। फिर क्या किया, ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया जबकि उनके गुणधर्मों में समानता होती है। इस प्रकार न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। अब प्रश्न आ गए हैं, प्रश्न देखते हैं। क्या डोबेराइनर के अतिरिक्त न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो डोबेराइनर का त्रिक और न्यूलैंड का अपन को कंपेयर करना है कि इसमें शामिल थे। हाँ थे, जो लिथियम उसमें भी था, लिथियम डोबेराइनर के त्रिक में था, इसमें भी है। और कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। लिथियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। कैल्शियम है, स्टेनियम है, इसमें से 6 तत्व ये सारे मिल रहे हैं, सारे मिल रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम ये रहा, सोडियम ये रहा, पोटेशियम ये रहा, और एसआर भी है, और एसआर भी है, और बेरियम भी है, कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी। मतलब डोबेराइनर के त्रिक और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत दोनों में ये सारे तत्व मैच करते थे, दोनों पाए गए थे। ठीक है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? डोबेराइनर का जो वर्ग है, जो उन्होंने तत्व खोजे थे उनमें ये सारे आए नहीं थे। उन्होंने सिर्फ केवल तीन तत्व खोजे, और 3 ग्रुप में 3 ही तत्व खोजे थे उन्होंने। तो उनकी सीमा है, उन्होंने ज़्यादा तत्व खोज नहीं पाए, केवल त्रिक ही ज्ञात कर सकते थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की पद्धति सफल नहीं रही। केवल ये त्रिक में ही तीन खोज पाए, इसलिए इनका सफल नहीं रहा। ठीक है, ये सीमा रह गई इसकी, तीन तत्व खोजे। जबकि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत ने कितने 56 तत्व खोज डाले थे। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं? अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हो सकती हैं? केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक लागू हो पाया था। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या हुआ, इसमें कोबाल्ट एवं निकल को तो एक में ही रख दिया था, जबकि उनके गुणधर्मों में समानता होती है फिर भी, इसलिए। और न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक लागू होता था, इसलिए इसकी ये सीमा है कि हल्के तत्वों के लिए लागू हुआ, भारी तत्वों के लिए लागू नहीं हुआ, इसलिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी आगे तक काम नहीं कर पाया। तो आगे बना अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी आ गई। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक डमित्री इवानोविच मेंडलीव। कौन थे? डमित्री इवानोविच मेंडलीव। तो 3 साइंटिस्ट आ चुके हैं, पहला डोबेराइनर, दूसरा न्यूलैंड्स, और ये तीसरे हैं डमित्री इवानोविच मेंडलीव, जिन्होंने अब तत्वों की खोज जारी रखी और आगे तत्वों का पता लगाया। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपने सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, डमित्री इवानोविच मेंडलीव ये रहे 1834 से 1907। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में हुआ था। कब हुआ था? 8 फरवरी 1834 में। इन्हीं की आवर्त सारणी आगे चली थी। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीव अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने मां को समर्पित करते हुए लिखा, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने एक लेटर अपनी माँ के लिए लिखा था जब वो सक्सेस पा लिए थे, तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, कि प्यार से समझाया कि अपने शेष संशोधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी ही हमारे चैप्टर में चलेगी और यही ही हमेशा साइंटिस्ट यही यूज़ करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी सक्सेस हो पाई थी लास्ट में। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ, इससे नए तत्वों की खोज के लिए नई प्रेरणा मिली। ठीक है, डमित्री इवानोविच मेंडलीव 8 फरवरी 1834 में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जब मेंडलीव ने अपना कार्य
तो उनकी माँ ने उन्हें क्या कहा था, उनकी माँ उनके साथ सपोर्ट में थी पूरा। उन्होंने कहा कि बिना हिंसा के, विज्ञान की मदद से, लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास से सत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। इसलिए हमें साइंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अच्छे मन से पढ़ना चाहिए। साइंस बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। आपका एग्ज़ाम अगर अच्छा जाता है तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। कितने? 56 तो न्यूलैंड्स ने कर दिए थे और डोबेराइनर ने कर दिए, बाकी अन्य साइंटिस्ट ने किए होंगे, उनका नाम नहीं आ रहा है। 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। कितने 63 तत्व, कितने तत्व हो गए थे ज्ञात? 63 तत्व, लेकिन टोटल कितने? 114 हैं अभी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है। अत्यंत सक्रिय, आप जानते हैं ऑक्सीजन तो हम डेली सांस लेने में यूज़ करते हैं, तो अत्यंत सक्रिय ऑक्सीजन हो गया। और हाइड्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वाटर में पाई जाती है, जल में पाई जाती है, तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक यही बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ज़्यादातर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन ये तीनों बहुत ही यौगिक बनाते हैं हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले। तो तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म, उनका सिद्धांत क्या आया था? ये आया था सिद्धांत ये आया था उनका। क्या आया था? ये तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके तत्वों के गुणधर्म उनके आवर्त फलन किसके होते हैं? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो तत्वों में जो भी गुण पाए जाते हैं वो परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होगा उसके उतने ही गुण होंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, जो वर्टिकल होता है, जो सीधे खड़े स्तंभ होते हैं, सीधे खड़े, उनको तो बोलते हैं समूह, ग्रुप, तथा क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? पीरियड, आवर्त कहते हैं। जो हॉरिजेंटल होते हैं, मतलब लेटी हुई जो लाइन होती है लंबी लंबी, जैसा रेक्टेंगल में होता है, एक तो होती है लंबाई और एक होती है ऊंचाई। ठीक है, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसका एरिया होता है। ठीक है, तो जो हम आगे बढ़ते हैं, ये जो हॉरिजेंटल ऐसी लेटी हुई जो लाइन होती है उसको तो बोलते हैं पीरियड, आवर्त, पीरियड इंग्लिश में और आवर्त हिंदी में। और ग्रुप उसको बोलते हैं, ये लंबी जो खड़ी हुई जो लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं ग्रुप, समूह है। ठीक है, तो ये निकाले थे उन्होंने। ऑक्साइड और हाइड्राइड, R2O बोलते हैं ऑक्साइड को, और हाइड्राइड को RH बोलते हैं। सेकंड RO RH2, फिर R2O3, फिर RH3, RO2 RH4, R2O5 RH3, RO3 ROH2। मतलब ये ऑक्साइड और हाइड्राइड बनने की प्रक्रिया समझाई है कि फर्स्ट ग्रुप में तो R2O बनता है, फिर और हाइड्राइड बनता है RH के रूप में। सेकंड ग्रुप में RO के रूप में बनता है और हाइड्राइड बनता है RH2 के रूप में। R2O3 बनता है ऑक्साइड के रूप में थर्ड में, और फिर RH3 बनता है। फिर RO2 RH4, R2O5 RH3, RO3 RH2, R2O7 RO4। तो आवर्त कैसे होते हैं? आवर्त ये लंबी लाइन में जो होते हैं वो होते हैं, जैसे पहला है हाइड्रोजन, फिर है लिथियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है पोटेशियम, पांचवा रुबिडियम, फिर सीजियम। ठीक है, ये इनके परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। हाइड्रोजन है उसका होता है 1.008, लिथियम का होता है 6.936। तो इसको बोलेंगे हलीना के रबसज फर। एक और आती है, वो आवर्त सारणी में आगे दिखाएंगे। ये सिर्फ मेंडलीफ की है, आगे जब विस्तारित हुई है तब उसमें और भी तत्व आएंगे। तो हलीना के रबसज फर, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, हलीना के रबसज फर। ये आवर्त सारणी का पहली लाइन है, हलीना के रबसज फर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का 1.008, लिथियम का 6.936, सोडियम का 22.999, पोटेशियम का 39.102, और इसके साथ कॉपर भी दिया गया है।
मतलब इनके परमाणु द्रव्यमान लगभग आसपास होते हैं, मतलब एक ही गुण होते हैं इन दोनों के, इसलिए 2 तत्व लिखे गए हैं एक में। इसमें रुबिडियम में अर्जेंटीना भी है, अर्जेंटम भी है, तो इसमें 107 देखो इसमें गुणधर्म समान होते हैं, इसलिए एक डब्बे में 2-2 दिए गए हैं। ठीक है, आगे और आवर्त सारणी आएगी उसमें क्लियर लिखा होगा। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ऐसे ये हो जाता है, ये वाली लाइन ऐसे आवर्त बन जाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, बेरियम, ये हो गया। बैंगन आलू गाजर इन थैला, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, ये ऐसे आप याद रख सकते हैं एक संगीत के रूप में। हाइड्रोजन, लिथियम, पहली लाइन में हलीना के रफ सस्फर, तो दूसरा आवर्त सारणी और दूसरा आवर्त हो जाएगा पीरियड। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, पेट और बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर तीसरा सी कार्बन, ये 1 2 3 4 ग्रुप में आएगा, 4th ग्रुप में कार्बन आ रहा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये ZR, SN, फिर HF, फिर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, VAS, आर्सेनिक, ये NB, SB, ये 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप थे ऐसे, इसमें इस तरह मिला के कितने 7 ग्रुप, 7 और 8वें में ये सब आ गए, 8वें में अन्य तत्व आ गए, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ग्रुप हो गए। और पीरियड कितने हो गए, आवर्त कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 बता रहा है, 6 आवर्त बता दिए। आगे आवर्त सारणी एक दूसरी आएगी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर R समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड CH4 तथा RH4 तथा इसके ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया। आज के लिए इतना ही। मैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो अब चल रही है, जो अब आपके काम आने वाली है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।